तो बच्चों, मेरे बच्चों, पिछली कक्षा में हमने थोड़ी सी बातें की थी। किसके बारे में? हरित क्रांति के बारे में मैंने आपको बताया था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि श्वेत क्रांति क्या है। और मैंने आपको बताया था कि जो हम लोग अगला जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो क्या है, वो कृषि के क्षेत्र में जो विज्ञान ने प्रगति की है उसके बारे में थी, है ना। तो उसके बारे में हम लोग बातचीत कर रहे थे। तो हमने बताया कि हरित क्रांति क्या है और उसके जनक कौन है। हरित क्रांति के जो जनक हैं वो कौन है, हमने बताया था आपको। वो है कौन? हरित क्रांति के जनक है, जी हाँ, एम.एस. स्वामीनाथन जी, है ना। एम.एस. स्वामीनाथन जी जो है हरित क्रांति के जनक है ना। उसके बाद हमने बोला था आपसे कि श्वेत क्रांति क्या है और श्वेत क्रांति के जनक कौन है। श्वेत क्रांति के जो जनक हैं वो है, जी हाँ, वर्गीस कुरियन जी, है ना। वर्गीस कुरियन जी के बारे में भी हमने आपको बताया था। उसके बाद हमने कहा था कि जो हरित क्रांति है उससे भारत में कृषि के क्षेत्र में क्या क्या बदलाव आए, है ना। कृषि के क्षेत्र में क्या क्या बदलाव आए और कृषि के क्षेत्र में हम भारतवासी कितने जो है भरपूर मात्रा में हम लोगों को अनाज मिलने लगा और हम अपने जो पुरानी अवस्था में से एक अच्छी अवस्था में आ गए, है ना। देखिए बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं कृषि के क्षेत्र में, ठीक है। तो आधुनिक युग में जो है, पहले ये देख लीजिए, अपने पुस्तक खोल लीजिए आप सभी, ठीक है। उसमें देखिए, आधुनिक युग में कृषि के आधुनिक उपकरणों, उन्नतशील बीजों, उर्वरकों और पर्याप्त सिंचाई के साधनों के प्रयोग से कृषि उपज बढ़ाने में सफलता प्राप्त हुई है ना। कृषि एवं खाद्यान्न के क्षेत्र में हरित क्रांति, जैसे हमने आपको बताया था, पीली क्रांति, भूरी क्रांति आदि विभिन्न योजनाओं के द्वारा क्रांतिकारी सफलता प्राप्त हुई है, ठीक है। फिर बोला, कृषि प्रधान देश होने के कारण कृषि क्षेत्र की क्षमता का अत्यधिक दोहन ही अभिनव कृषि का उद्देश्य है। इसके तहत उन्नत पैदावार के लिए जैव कृषि यानी हरी खाद के प्रयोग पर बल दिया गया। हरी खाद भूमि को पोषण प्रदान करती है और रासायनिक उर्वरकों की भांति भूमि को कोई क्षति भी नहीं पहुंचाती। अभिनव कृषि के अंतर्गत जैव पीठक, कीट नियंत्रण विधि एवं नाइट्रीकरण निरोधक का प्रयोग हो रहा है। कृषि के क्षेत्र में सौर ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। जहां जल की उपलब्धता का अभाव है वहां छिड़काव तंत्र एवं ड्रिप तंत्र विधि का प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये तो थी हमारी किताब की बातें, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ लाखों गांव है जो कृषि पर निर्भर रहते हैं, लाखों किसान है, ठीक है, जो कृषि पर निर्भर रहते हैं। पहले आपको पता है कि पारंपरिक कृषि के जो तरीके थे, ठीक है, पारंपरिक कृषि के तरीके क्या थे बच्चों? आपको पता है पारंपरिक कृषि के तरीके क्या क्या थे? पारंपरिक कृषि के जो तरीके थे वो थे हल जोतना, है ना, और बैलों का प्रयोग करते थे। जो खुदाई के लिए जो लोग वो करते थे वो नुकीले औजारों से किया करते थे। नुकीले औजारों से जो है मिट्टी को खोदा जाता था। पहले उनके पास अच्छे अच्छे औजार नहीं थे। फिर उसके बाद क्या, उन्हीं नुकीले औजारों से वो लोग क्या करते थे, फसल की कटाई करते थे, है ना। तो इसमें बहुत श्रम लगते थे और अधिक लोगों की आवश्यकता भी पड़ती थी, ठीक है। ये देखो इस चित्र में आपको, आप देख सकते हो, क्या देख सकते हो आपकी, देखो पुराने जो आदि मानव लोग हैं वो लोग क्या करते थे, नुकीली चीजों से मिट्टी की खुदाई करते थे और उसकी जो फसल को काटते थे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा समय लगता था और लोगों को बहुत बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती थी और समय भी बहुत ज्यादा लगता था, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, हल्के साथ बैलों को जोता गया, ठीक है, जिससे कि जुताई जो है आसान हो गई थोड़ी बहुत, है ना।
इसी से बीज डालते थे, खरपतवारों का जो है बाहर निकालते थे वो लोग, ठीक है। तो जो है थोड़ा सा और आसान हो गया। उसके बाद फिर क्या हुए, नए नए तकनीकी आई, ठीक है, ट्रैक्टर आए, थ्रेशर आए, हार्वेस्टर जैसे मशीनें आई, जिससे कि और भी आसान हो गए जीवन, ठीक है। और भी कृषि के जो साधन है वो जो है आधुनिक तरीके से हमारे सामने आए, और कृषि के जो तरीके और भी सरल हो गए, ठीक है। अब जो है, अब उसके बाद सिंचाई की अगर हम बात करें, पहले क्या होते थे, पहले क्या होते थे, जलकूप होते थे, कुएं होते थे, तालाबें होती थी, है ना। ये सब जो है परंपरागत सिंचाई के साधन थे। क्या थे ये? परंपरागत सिंचाई के साधन थे, ठीक है। लेकिन इनमें से पानी निकालकर सिंचाई करना बहुत श्रम की बात थी। आपको पता है कि नहरों से या कुओं से पानी बाल्टियों में भर भर कर निकालना, फिर कृषि स्थलों पर उनका उपयोग करना, यानी कि सिंचाई करना, कितने श्रम की बात है, और कितना समय लगता है, और कितने लोगों के श्रम की जरूरत है ना। लेकिन आधुनिक विधियों से जैसे कि स्प्रिंकलर, ठीक है, स्प्रिंकलर जिसे हम कहते हैं छिड़काव यंत्र, ठीक है, छिड़काव यंत्र, क्या बोलते हैं उसको हम लोग? छिड़काव यंत्र, छिड़काव यंत्र, ठीक है, जिसे अंग्रेजी में हम स्प्रिंकलर कहते हैं। देख रहे हो आप, ये देखो इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है स्प्रिंकलर, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है कि बूंद बूंद पानी, ठीक है, एक एक पौधों के नीचे एक एक बूंद, जैसे एक बड़ी सी एक तालाब में से या कुएं में से बड़ी सी एक नल लगाई जाती है, और उनमें छोटे छोटे छेद किए जाते हैं, जिससे कि थोड़े थोड़े बूंद जो है पानी के वो पौधों में गिरते रहते हैं, ठीक है। तो ये थे छिड़काव यंत्र, ठीक है। तो इनकी वजह से, छिड़काव यंत्र की वजह से और ड्रिप इरिगेशन की वजह के प्रयोग से ये काम और भी आसान हो गया, और समय भी कम लगने लग गया, है ना, ठीक है। इनके उपयोग से जो है मनुष्य का जो श्रम जो है वो कम हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद देखो, ये जो नए नए यंत्र आए हमारे सामने, नए नए जो यंत्र, यानी कि थ्रेशर आ गए, हार्वेस्टर आ गए, ठीक है, ट्रैक्टर्स आ गए, जिससे कि और भी आसान हो गए। देखो, ये जो मशीन आपको दिख रहा है, ये थ्रेशर है, ठीक है। थ्रेशर का क्या उपयोग है बच्चों? थ्रेशर से ये उपयोग है कि जो दान है या फिर गेहूं है, जब पक जाता है तो उससे क्या करते हैं, इसे निकाल देते हैं, दाने को अलग निकाल देते हैं, और जो भूसा है वो अलग चला जाता है। जो पहले मनुष्य क्या करता था, काटता था, उसे भूसे को अलग करना पड़ता था, दान को अलग करना या गेहूं को अलग करना पड़ता था, तो बहुत श्रम की बात थी ये, है ना। उसके बाद जब थ्रेशर आए, हार्वेस्टर आए, उससे क्या हुआ कि बहुत ही आसानी से फसलों को काटा जाने लगा, और क्या किया जाने लगा, उनमें से जो बीज है, जो अन्न है, ठीक है, उनको अलग किया गया, और भूसे को अलग किया गया, ठीक है। तो और भी आसान हो गया, समय कम लगने लग पड़ा, और मनुष्य का श्रम भी कम होने लग गया, ठीक है। उसके बाद देखो ट्रैक्टर, जहां पर हल की जगह पर ट्रैक्टर आए, ठीक है। तो हल जो बैलों को के साथ जोड़ा जाता था, बैल चलते थे, एक इंसान हल को लेकर चलता था उनके पीछे पीछे, है ना, जिससे कि खेतों की जुताई होती थी, तो बहुत समय लग जाता था। लेकिन ट्रैक्टर के आने से क्या हुआ, ये जो जुताई है, और जो बीज जो बोते हैं, और जो क्या बोलते हैं हम लोग, उर्वरक जो डालते हैं, उर्वरक क्या बोलते हैं उससे, जिसे हम क्या बोलते हैं, जो खाद डालते हैं, वो सब आसान हो गए इनसे, ठीक है। तो ये सब जो आधुनिक मशीनें हैं, इनसे जो है कृषि के तरीके बहुत ही सरल होने लग पड़े। ये देख रहे हो स्प्रिंकलर है ये, जिसे हमने कहा छिड़काव यंत्र, है ना, ये छिड़काव यंत्र है। देखो, इसमें क्या होता है कि ये पानी को जो है बड़े बड़े नहरों से या कुओं से या तालाबों से एक बड़े से पाइप में निकाला जाता है, ठीक है। और इनके जो बीचों बीच जो है ऐसे स्प्रिंकलर्स, छिड़काव यंत्रों को लगाए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि ऐसे पानी को ये छिड़कते रहते हैं, ठीक है, पौधों में छिड़कते रहते हैं, फसलों में छिड़कते रहते हैं। और फसलों में छिड़कने से ये होता है कि पानी हर तरफ को, पौधों के हर तरफ को पानी पहुंचता है, और बहुत कम पानी का उपयोग होता है, ठीक है बच्चों, बहुत ही कम पानी का उपयोग होता है।
फिर हमने क्या कहा, फिर हमने पाठ में ये पढ़ा, एक और बात पढ़ी कि जो हमारा जो टॉपिक है उसमें है हरी खाद के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? हरी खाद के बारे में। ये हरी खाद क्या है बच्चों? देखिए, अगर आप पुस्तक में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि हरी खाद के बारे में बताया गया है। ये देखो, देखो यहाँ देखो, देखो यहाँ पर जैव कृषि के बारे में बताया गया है। जैव कृषि यानी हरी खाद के प्रयोग पर बल दिया गया, ठीक है। यानी कि ये देखो, जैव कृषि जिसके साथ जुड़ा हुआ है हरी खाद, हरी खाद, ठीक है, हरी खाद, जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ग्रीन मैन्योर भी कहते हैं, ठीक है, हरी खाद। अब ये हरी खाद क्या है बच्चों? देखो, हरी खाद वो है जो हमें पौधों से प्राप्त होती है। क्या है? जो हमें पौधों से प्राप्त होती है, ठीक है। और कैसे पौधे? पौधे जैसे कि दलहनी फसलें, ठीक है, दाल वाली फसलें नहीं होती, जैसे कि ढेंचा हुआ, लोबिया, उड़द, मूंग आदि, ठीक है। तो ये जो फसलें हैं, ये छोटे छोटे फसलें हैं जिनमें की फलियां आती है, ठीक है। और ऐसे फसलों को जो हमारी मुख्य कृषि है, यानी कि मुख्य फसल है, जैसे कि गेहूं का खेत हुआ या धान का खेत हुआ, ठीक है, तो उनके बीच में इन जो पौधों को जो है वो लगाया जाता है। इससे क्या होता है कि जब ये फलने फूलने लगते हैं, बहुत ही जल्दी फलते फूलते, इनको ज्यादा किसकी जरूरत नहीं पड़ती, इनको ज्यादा उर्वरक की जरूरत नहीं पड़ती, ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो ऐसे जो हरी खाद है ये कैसे बनती है? जैसे कि जो पौधे होते हैं, जैसे कि दलहनी फसलें, जैसे ढेंचा, लोबिया, उड़द, मूंग आदि फसलें मुख्य फसल के साथ लगाया जाता है और उगाते हैं। और जब इनमें फलियां आ जाती है, फिर क्या करते हैं? इनकी डालियों और पत्तों को तोड़ा जाता है, ठीक है। इनकी डालियों और पत्तों को तोड़कर क्या करते हैं? उसी मिट्टी में मिलाया जाता है। जो मुख्य फसल है उसकी मिट्टी में मिलाया जाता है, ठीक है। अब थोड़े दिन बाद क्या होता है? ये जो हरी पत्तियां हैं या डालियां हैं, ये सड़ने लगते हैं, ठीक है, सड़कर मिट्टी में मिल जाते हैं। अब जब ये मिट्टी में मिल जाते हैं बच्चों, क्या होता है? इनमें से ये जो है खाद के रूप में बदल जाती है, खाद के रूप में, मतलब उर्वरक के रूप में ये बदल जाती है, ठीक है। और ये इतने पोषण हमारे मिट्टी को देती है जिससे कि उन्नत पैदावार होती है, बहुत ही अच्छी पैदावार होती है, ठीक है। और ये देखो, आपके पुस्तक में लिखा हुआ कि क्या लिखा है? रासायनिक उर्वरकों की भांति ये भूमि को कोई क्षति नहीं पहुंचाती है। क्या कहा? ये जो हरी खाद है, यानी कि जैव कृषि के अंतर्गत आने वाली जो हरी खाद का प्रयोग है, ये क्या करती है? भूमि को पोषण प्रदान करती है, फसलों को पोषण प्रदान करती है। और रासायनिक उर्वरक, आपको पता है रासायनिक उर्वरक क्या है? जो रासायनिक तरीके से, जिसमें बहुत सारे रसायन होते हैं, यानी रसायन होते हैं, जैसे केमिकल्स होते हैं, उनसे बनाए जाते हैं, ठीक है। वो जैव नहीं होते, यानी कि जो हमारी प्रकृति से जो मिले होते हैं वो नहीं होते, वो उनको फैक्ट्रियों में बनाया जाता है ना, केमिकल्स को मिलाकर, यानी कि रासायनिक योगों से को मिलाकर क्यों जो है उन्हें बनाया जाता है। तो वो जो है बहुत पहले तो फसल अच्छी आती है ना, पहले अच्छी फसल आ जाती है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद धीरे धीरे वो भूमि की जो उर्वरता है उसको नष्ट कर देती है। क्या कहा मैंने? जो रासायनिक जो पदार्थें हैं, रासायनिक उर्वरकें हैं, वो क्या करते हैं? भूमि को उनके जो उपयोग, लगातार उपयोग करने से क्या करते हैं? वो भूमि को क्षति पहुंचाते हैं, भूमि को क्षति पहुंचाते हैं। और क्या करते हैं? भूमि को फिर वो बिल्कुल ही उजाड़ देते हैं, ठीक है। उस मिट्टी में फिर नई चीज कोई उगलती नहीं है, नई चीज कोई उगती नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत ही खतरनाक है, ये जो रासायनिक उर्वरक है, हम लोग इसका लगातार उपयोग नहीं कर सकते, ठीक है। मिट्टी जो है, हमारी मृदा जो है वो मलिन हो जाती है। लेकिन
जो हमारी हरी खाद है मेरे बच्चों, देखो जैव कृषि यानी हरी खाद के प्रयोग पर जो बल देते हैं। जैव कृषि में हरी खाद का प्रयोग ज्यादा होता है, इससे जो है भूमि को पोषण ज्यादा मिलता है, पौधों को ज्यादा पोषण मिलता है, अच्छा पोषण मिलता है, और रासायनिक उर्वरकों की भांति भूमि को ये कोई भी क्षति नहीं पहुंचाती है, भूमि को ये कोई क्षति नहीं पहुंचाती है। ठीक है। अभिनव कृषि के अंतर्गत, अब ये अभिनव कृषि क्या है, ये वर्ड तो आपके लिए नया है कि आपने पढ़ा है कि अभिनव कृषि क्या है। अभिनव कृषि, अभिनव कृषि यानी कि अभिनव कृषि, देखो नाम से पता चल रहा होगा आपको, अभिनव कृषि यानी कि नए तरीके की कृषि, यानी कि जो मॉडर्न एग्रीकल्चर है, अभी जो हम लोग नए नए तरीकों से जो कृषि कर रहे हैं। तो अभी क्या कर रहे हैं कि हमें पता है कि हमारी जो भूमि है बहुत ही प्रदूषित होती जा रही है ना। अब चाहे वो रासायनिक उर्वरकों की वजह से हो, रासायनिक कीट नियंत्रण की वजह से हो, चाहे वो यातायात के प्रदूषण की वजह से हो, या कारखानों से निकलने वाले प्रदूषण से हो, तो जो हमारी जो भूमि है वो दिन बर दिन मलिन होती जा रही है ना, दिन बर दिन वो मलिन होती जा रही है। अब नए कृषि के अंतर्गत जैव पीठक कृषि नियंत्रण विधि, देखो एक नया शब्द आ गया आपके लिए। देखो जैसे कि हमने अभी हरी खाद के बारे में बात की, इस कृषि के अंतर्गत जैव पीठक कीट नियंत्रण, जैव पीठक कीट नियंत्रण विधि, ये क्या विधि है, ये देखो जैव पीठक कीट नियंत्रण, ठीक है, नियंत्रण, जैव पीठक कीट नियंत्रण, ठीक है, कीट नियंत्रण, जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अंग्रेजी में हम एक और शब्द इसके लिए यूज करते हैं जिसे हम बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल कहते हैं। वो पेस्ट क्या चीज होते हैं बच्चों, पेस्ट यानी कि कीट जो हमारे फसलों को खा जाते हैं। छोटे छोटे कीड़े होते हैं, लेकिन क्या करते हैं ये हमारे फसलों को नष्ट कर देते हैं, फसलों को, अच्छे अच्छे दानों को, या फिर गेहूं के जो बीज होते हैं, या उनके पत्ते होते हैं, या उनके टहनियां होते हैं, सबको जो है खा जाते हैं, या फिर उनके जो रस है उनको निचोड़ लेते हैं उनसे। ठीक है। तो ये जो है, इसमें पहले क्या करते थे कि रासायनिक कीट नियंत्रण हुआ करते, जिसमें कि दवाइयों का छिड़काव होता था। ठीक है, दवाइयों का यानी कि रासायनिक कीट नियंत्रण दवाइयों का छिड़काव फसलों पे किया जाता था। लेकिन इससे क्या हुआ कि भूमि मलिन हो रही है ना, हमारी जो मृदा है वो बहुत ही ज्यादा प्रदूषित हो रही है। तो अभिनव कृषि के अंतर्गत अभी हम क्या कर रहे हैं, किस पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, जैव पीड़क कीट नियंत्रण विधि की तरफ। ठीक है। अब ये जैव पीठक कीट नियंत्रण क्या है बच्चों, जैव पीठक, मैंने बोला जैव पीठक कीट नियंत्रण, ये जो है नाशी जीव को नियंत्रित करने वाली विधि है, नाशी जीव को नियंत्रित करने वाली विधि है। ठीक है। अब ये नाशी जीव क्या है, नाशी जीव वो जीव है जो हमारे किसको नष्ट कर देते हैं, अच्छे अच्छे फसलों को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, जिसमें कीट पतंगे, फुंफुदिया आदि जो खेत या फसलों को नाश करते हैं उनको खा जाते हैं। अब मैं आपको एक चित्र दिखाती हूँ। ठीक है, अब आप देख रहे हो ये काले रंग में छोटे छोटे जो कीट पतंगे दिख रहे हैं आपको, देखो छोटे छोटे कीड़े जो फसलों पर लगे हुए हैं, देख रहे हो आप। ये जो है ये फसल को क्या करते हैं, खा जाते हैं, धीरे धीरे इतने सारे अंडे देते हैं और ये खा जाते हैं फसलों को। ठीक है। अब क्या होता है, अब दो तरीके आपके पास है, एक तो आप क्या करो, इनमें जो है रासायनिक जो है कीटनाशकों का प्रयोग कर दो, तो एकदम से मर जाएंगे ये लोग। ठीक है, लेकिन भूमि का प्रदूषण बढ़ जाएगा। अब जो है इसमें जो है, जैसे कि जैव पीड़क कीट नियंत्रण में क्या होता है कि ऐसे कीड़ों को या फिर ऐसे फुंफुदियों को या फिर ततैयों को जो है
इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिससे कि ये लोग क्या करते हैं, ये जो कीट है जो फसल को नष्ट करते हैं इनको खा जाते हैं या इनका नाश करते हैं, ठीक है, इनको मार देते हैं, मारकर खा जाते हैं, या तो इन पर आक्रमण करके इनको मार देते हैं या इन्हें खा जाते हैं, जिससे प्रकृति को कोई भी नाश नहीं होता, जिससे प्रकृति का कोई नाश नहीं होता। और फसलों पर हमें क्या है, रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग भी करने की जरूरत नहीं है। पता चला आपको? क्या बोला मैंने? जैव पीठक कीट नियंत्रण, ठीक है, जैव पीठक कीट नियंत्रण जो है, क्या है ये जैव पीठक कीट नियंत्रण, ये नाशी जीवों को नियंत्रित करने के लिए है, नाशी जीवों को नियंत्रित करने के लिए है। ये ऐसी विधि है जिसमें कीड़ों को और जैसे फुफुदियों को आदि को, खेत या फसलों को नाश करते हुए खाते हुए जीवों को क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं, उन्हें मार देते हैं या उन्हें बिल्कुल ही खा जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो फिर क्या कहा, नाइट्रीकरण निरोधक का प्रयोग भी होने लगा है, ठीक है, उसके बाद नाइट्रीकरण निरोधक का भी प्रयोग होने लगा है। अब आपको पता है कुछ ऐसे पौधे होते हैं, है ना, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे जो खेतों के लिए है, हमारे खेतों के लिए बहुत ही उपयोगी है। क्यों उपयोगी है बोलो? क्योंकि वो जो है नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट्स में बदल देते हैं, है ना, तो उनका जो प्रयोग है वो बहुत ही, नाइट्रोजन जो है पौधों के लिए बहुत ही उपयोगी है ना, और कुछ पौधों की प्रजातियां जो होती है उनकी जड़ों से नाइट्रीकरण अवरोधकों को छोड़ने की प्राकृतिक क्षमता रखते हैं, जो नाइट्रीफाइंग गतिविधि को दबा देते हैं, ठीक है, और मृदा में नाइट्रोजन की संतुलता को बढ़ा देता है। ऐसे पौधों का भी जो है क्या करते हैं, कृषि करने लगे हैं, ठीक है। फिर देखो कृषि के क्षेत्र में सौर ऊर्जा का प्रयोग को भी बढ़ावा दिया जाए। सौर ऊर्जा क्या है, जिससे हम सोलर एनर्जी कहते हैं, ठीक है, यानी कि सूर्य से प्राप्त होने वाली एनर्जी है सौर ऊर्जा का, जिससे क्या कम जिससे बिजली को हम ज्यादा उपयोग ना करते हुए सौर ऊर्जा का प्रयोग भी लाया जा सकता है, जिससे कि बहुत सारे उपकरणों को हम लोग किससे चला सकते हैं, सौर ऊर्जा की सहायता से चला सकते हैं, ठीक है। फिर मैंने कहा जहां जल की उपलब्धता का अभाव है, जहां जल कम मिल रहा है या बड़े बड़े नहरें नहीं है, बड़े बड़े नदियां नहीं है, जहां जल की उपलब्धता जो है वो बहुत ही कम है, वहां पर छिड़काव यंत्र, मैंने आपको दिखाया, पिक्चर में दिखाया था आपको, छिड़काव यंत्र, ठीक है, जिसे हम स्प्रिंकलर कहते हैं, या ड्रिप तंत्र जिसे हम ड्रिप इरिगेशन बोलते हैं, ड्रिप सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों नाम याद रखिए, छिड़काव तंत्र एवं ड्रिप तंत्र का विधि का भी प्रयोग हम लोग इसमें करते हैं, जहां पर जल की उपलब्धता कम है, तो बहुत मात्रा में पानी की हमें जरूरत नहीं पड़ती, कम पानी के उपयोग से ज्यादा खेतों की हम सिंचाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात थी हमारी कृषि के बारे में, ठीक है। उसके बाद फिर हम अभी बात करते हैं, एक और टॉपिक है हमारा परिवहन के क्षेत्र में। क्या बोला? परिवहन के क्षेत्र में, ठीक है। अब ये परिवहन क्या है? यातायात है ना, परिवहन, ठीक है, परिवहन के क्षेत्र में, ठीक है, परिवहन के क्षेत्र में। अब ये परिवहन के क्षेत्र में क्या है, देखो इस क्षेत्र में क्या क्या हमने उपलब्धियां की है परिवहन के क्षेत्र में। आपको पता है कि पहले क्या हुआ करते थे, यातायात के साधन बहुत ही कम थे, बैल होते थे या घोड़े की सवारी करते, बैलगाड़ियां आ गए फिर, है ना। तो इन सब से हटकर जैसे जैसे मनुष्य ने उन्नति की, क्या किया, परिवहन के क्षेत्र में व्यापक प्रगति हुई, ठीक है, परिवहन के क्षेत्र में व्यापक प्रगति हुई। अब इस क्षेत्र में जो व्यापक प्रगति से क्या हुआ कि सुदूर क्षेत्रों में बसे ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने में सुविधा हुई, ठीक है। तो जो बहुत ही ग्रामीण क्षेत्र थे उनको शहरों से जोड़ा गया, ठीक है, नगरों से जोड़ा गया, तो इनमें सुविधाएं बहुत हुई। परिवहन के क्षेत्र में प्रगति के कारण
क्या हुआ, दिनों में पूरी होने वाली यात्रा आज चंद घंटों में पूरी हो रही है। आपको पता ही है, पिछले क्लास में 7वीं कक्षा में सब आपने पढ़ा होगा कि इसमें क्या क्या बदलाव आए हैं ना। घोड़े गाड़ी से, बैलगाड़ी से, बसों तक, कारों तक, रेल, है ना, वायुयान, जेट, इन सबको जो है क्या हुआ, इन सब की प्रगति हुई। अब चंद घंटों में जो यात्राएं जो दिनों दिनों महीनों में होती थी, ये पूरी होने लगी। रेल, सड़क, जल और वायु परिवहन के क्षेत्र में यद्यपि विकास तेजी से हुआ है, परंतु विश्व की अग्रणी पंक्ति में अपना स्थान सुनिश्चित करने के लिए विज्ञान एवं तकनीक लगातार प्रयासरत रहे हैं। ठीक है, तो हमने भी जो है बहुत अच्छी अच्छी खोजें की है। हमें पता है हमारे जो साइंटिस्ट लोग हैं, हमारे जो वैज्ञानिक हैं, उन लोगों ने क्या किया है, बहुत बहुत अच्छी अच्छी खोजें की है। ठीक है, जिससे क्या है, हम भी विश्व के आगे पहुंच रहे हैं, विश्व के बड़े बड़े देशों के समान ही हम भी आगे पहुंच रहे हैं। ठीक है, परिवहन के क्षेत्र में नवीनतम तकनीक के अंतर्गत आपको पता है मेट्रो रेल, ठीक है, देख रहे हो, मेट्रो रेल, बुलेट ट्रेन, देखो बुलेट ट्रेन, ठीक है, और मोनो रेल आदि चलने लगे हैं। ठीक, पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए, अब देखो बच्चों, जब ये गाड़ियां सब चलती है, ठीक है, ये सब जो है आधुनिक जो है परिवहन के साधन है, ठीक है, लेकिन जब ये गाड़ियां सब चलती है, हमारे भूमि में, हमारे वायु में बहुत ज्यादा प्रदूषण हो रहा है। इतना प्रदूषण हो रहा है कि दिन भर दिन हम नई नई बीमारियां हमें लग रही है। ये बहुत ही खतरनाक चीज है। ठीक है, तो पर्यावरण के प्रदूषण से बचने के लिए, अब पर्यावरण प्रदूषण से बचने के लिए क्या है, ई रिक्शा, देखो ई रिक्शा, ठीक है, ई रिक्शा एवं सीएनजी गाड़ियां। अब देखो बच्चों, अब पता है कि जब गाड़ियां चलती है, या तो ये डीजल का प्रयोग करते हैं, या फिर क्या करते हैं, ये डीजल का या पेट्रोल का, है ना, इन सब का जब प्रयोग करते हैं, बाहर को बहुत ही खतरनाक धुएं छोड़ते हैं, और इन धुओं में ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर को बहुत ही ज्यादा हानि पहुंचाते हैं। ठीक है, बहुत ही ज्यादा हानि पहुंचाते हैं, और हम ऐसे घातक बीमारियों के चंगुल में फंस जाते हैं जिनका कोई इलाज ही नहीं है, या इलाज भी कर ले तब भी हम क्या नहीं कर पाते, हम अपने साधारण जिंदगी की तरफ नहीं लौट पाते। ठीक है, तो पर्यावरण के जो प्रदूषण है उससे बचना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो अब नए नए तरीके आ रहे हैं जिससे कि ये देखा जाए कि पर्यावरण को प्रदूषण से कैसे बचाया जा सकता है। जैसे कि हमने अभी जैव कृषि के बारे में बात की, जिसमें कि क्या कहा हमने कि रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग ना करते हुए जैव, है ना, हरी खाद का प्रयोग करना चाहिए, है ना। तो ऐसे ऐसे प्रयोग करते हुए, रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग ना करते हुए, क्या बताया था मैंने आपको, एक नया जो तकनीक हमने बताया था, जैव पीटक, है ना, जैव पीटक कीट नियंत्रण। तो इन सब से जो है पर्यावरण को कोई भी क्षति नहीं पहुंचती। ठीक है, तो पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए ई रिक्शा जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, ठीक है, जिससे क्या नहीं होता, धुएं नहीं निकलते, और जिससे कोई हानिकारक रासायनिक पदार्थ जो है बाहर को नहीं निकलते। फिर बोला सीएनजी की बातें हमने की, सीएनजी यानी कि कंप्रेस्ड गैस है, ठीक है, जो एक जैव गैस है, जिससे भी कोई भी प्रदूषण भूमि को नहीं होता, या वायु प्रदूषण नहीं होता। इन सब गाड़ियों का प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, तो आपसे अगर पूछे कि पर्यावरण के प्रदूषण से बचने के लिए आजकल परिवहन के क्षेत्र में नए नए क्या तरीके आए हैं, क्या क्या हुए हैं, तो आप बता सकते हो कि ई रिक्शा, सीएनजी गाड़ियां, इन सबको बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, रेलों की स्पीड बढ़ाकर रेल यातायात को नवीन रूप देने का प्रयास दिया जा रहा है। ठीक है, आपको पता है रेलों की स्पीड बढ़ाकर रेल यातायात को, जैसे कि मेट्रो ट्रेन हुए, बुलेट ट्रेन हुए, जो बहुत ही फास्ट है, बहुत ही जल्दी हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पर हम लोग
पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ये सब बातें थी आज की, हमने आज बातें की कृषि के क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन हुए, विज्ञान के क्या क्या नए नए प्रौद्योगिकी के क्या क्या हुआ, परिवहन के क्षेत्र में नए नए तरीके क्या क्या आए। ठीक है, जिसमें कि हमने ई रिक्शा, सीएनजी गाड़ियों के बारे में बातचीत की है ना। तो अगले कक्षा में क्या करेंगे, आप ये सब पढ़कर आएंगे और अगले कक्षा में आपकी जो है एक छोटी सी टेस्ट भी होगी। ठीक है, फिर बच्चों अभी हम एक छोटी सी बात मैं आपको बताती हूँ, एक ऐसे वैज्ञानिक का आपको मैं परिचय देती हूँ। ठीक है, जिनका नाम जो है येल्लप्रगड सुब्बाराव है। आपने सुना है किसी ने इनका नाम? इनका नाम है येल्लप्रगड सुब्बाराव जी। ठीक है, अब ये भारत के जो है एक महान चिकित्सा विज्ञानी थे। ठीक है, इनका पिक्चर आप देख रहे हो। ठीक है, ये जो है ये भारत के एक महान चिकित्सा विज्ञानी थे। ठीक है, उन्हें चिकित्सा विज्ञान में कई अहम योगदान के लिए हम याद करते हैं। अब देखते हैं इन्होंने क्या किया। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है द मिरेकल मैन ऑफ मेडिसिन लिखा हुआ है ना। मिरेकल मैन ऑफ मेडिसिन के नाम से ये जाने जाते हैं। उन्होंने मानव शरीर में उत्पन्न होने वाली कई जटिल बीमारियों पर शोध परीक्षण किए। ठीक है, यानी कि इन्होंने जो है मनुष्य के शरीर में होने वाली बहुत सारी जटिल बीमारियां हैं, मैं बताया, और उन बीमारियों पर शोध, ठीक है, उन पर परीक्षण किए। उनके अनुसंधान के फलस्वरूप क्या हुआ, कैंसर जैसी बीमारी को समझने और उनके निदान में महत्वपूर्ण सहयोग मिला। देखो कैंसर सब सुनते ही हमें डर लगता है ना, कैंसर जैसी बीमारी बहुत ही जटिल बीमारी है, बहुत ही घातक बीमारी है। ठीक है, आजकल जो है इनके लिए ट्रीटमेंट्स है, इनको जो है क्या किया जा सकता है, इनका निदान है। लेकिन ये जो बहुत पहले सब क्या नहीं थे, ऐसी बीमारियों के लिए कोई निदान नहीं था, है ना। उस समय इन्होंने अपने कार्य क्षेत्र जटिल बीमारियों पर परीक्षण करने के लिए प्रशिक्षण किए, रिसर्चेस किए। ठीक है, उनके अनुसंधान के फलस्वरूप, यानी कि जो उन्होंने रिसर्चेस किए उससे क्या, कैंसर जैसी बीमारी को समझने और उनके निदान में महत्वपूर्ण सहयोग मिला। ठीक है, चिकित्सा विज्ञान के कई अद्भुत औषधियों की खोज उन्होंने की है। ये जो डॉक्टर सुब्बाराव जी है, इन्होंने फाइलेरिया रोग की दवाई का आविष्कार किया। फाइलेरिया जिसे हम लोग मच्छरों के काटने से होती है, ठीक है, जो पैर बुरी तरह से हाथी के पैर की तरह सूज जाते हैं, ऐसे बीमारियां जिसे फाइलेरिया रोग कहते हैं, की आविष्कार की। संग्रहणी रोग, ठीक है, संग्रहणी रोग के इलाज के लिए इन्होंने फोलिक एसिड का प्रयोग किया। ठीक है, और टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक, ठीक है, जब भी आप बीमार पड़ते हो या फिर आपके शरीर में कोई बैक्टीरिया घुस जाता है, आप बुखार आ जाता है आपको, ठीक है, छींकें आती है, तो ये सब होते समय आपको डॉक्टर क्या प्रिस्क्राइब करते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं, दवाइयां देते हैं। तो इन सब की खोज भी इन्होंने की है। ठीक है, उन्होंने अपने समस्त जीवन में रोगों से लड़ने वाली आविष्कार में लगा दिया। ठीक है, और ऐसे अब हमें पता है भारत में ऐसे कई महान वैज्ञानिक हैं, ऐसे कई महान वैज्ञानिक हैं जिन्होंने भारत में जन्म लिया। ठीक है, भारतवासी हैं, भारत में जन्म लिया, और जिन पर हम सभी भारतवासी बहुत ही गर्व करते हैं, है ना। तो मेरे बच्चों, आप भी पढ़ लिख कर आगे बढ़िए और अपने हमारे जो भारत का नाम एक दिन रोशन कीजिए, सभी विश्व के सामने हमारे भारत को नंबर 1 बना दीजिए। ठीक है, इसी के साथ हम आज अपनी कक्षा समाप्त करते हैं। जय विद्याशक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।